हेलो गाइस, मैं हूं गुंजन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो वेलकम टू आवर चैनल रंगवाज क्लासेस। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पिछली वीडियो में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन तक कवर कर लिया था। अगर नहीं चेक कराया तो जाओ डिस्क्रिप्शन में चेक करो, दोनों पार्ट दिए हैं वहाँ पे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन 1967 में आया था, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। इसके दो फेजेस थे। पहला फेज था मिड 1960s टू 1970s। ये इस दौर में कहाँ फैला था, स्प्रेड हुआ था। तो देखो, HIV सीड्स वाज restricted to some states like पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। Only wheat growing regions benefited from it. HIV सीड्स जो थे उस वक्त 1960s टू 70s में रेस्ट्रिक्टेड थे कुछ स्टेट्स के लिए, वहां पे नहीं गया। कौन कौन से स्टेट ऐसे थे? पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और जो वीट ग्रोविंग रीजन्स थे, जहाँ पे वीट प्रोड्यूस होता था, वही एरियाज को बस बेनिफिट मिला, इसका फायदा हुआ। सेकेंड फेज आता है मिड 1970s टू 80s। मिड 1970s टू 80s में क्या हुआ? HIV टेक्नोलॉजी जो बहुत ही लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स में फैली और इसका बेनिफिट दिया उन्होंने। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक पॉइंट आता है। पहले क्या हुआ था, HIV सीड्स आया था, ये बहुत ही महंगा होता है, इसको किसान तो जल्दी लेते नहीं है। अगर लेते भी हैं और उस पर भी अगर उनको लॉस हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो उसमें बहुत पंगा होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, सब्सिडीज लाया था। तो कुछ गवर्नमेंट के फेवर में जो इकोनॉमिस्ट थे वो बोलते थे कि हाँ ये सही है, क्योंकि ये वीकर सेक्शन को ऊपर ले जाने में मदद करेगा और उनको इक्विटी देगा। और कुछ इनके इन फेवर में नहीं थे, क्योंकि क्या हुआ था कि जब इनको सब्सिडीज दिया था गवर्नमेंट ने इस पे कि हाँ इतने की छूट मिल रही है, आप भी HIV सीड्स लीजिए और अपना प्रोडक्शन कीजिए। तो हुआ क्या था कि फिर इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे कि फिर गवर्नमेंट को वापस ले लेना चाहिए सब्सिडीज, क्योंकि हमारा एम तो पूरा हो चुका है। तो ये कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है जी। अब जब हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी होंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज जिसको बोलते हैं। कुछ फायदे कुछ नुकसान जरूर होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू, एक अच्छा और दूसरा खराब। तो पहले एडवांटेज पढ़ते हैं। अच्छी चीजें क्या हुआ? अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, मतलब हमने मार्केटेबल सरप्लस अचीव कर लिया। इसका मतलब क्या होता है? पहले क्या था कि हम सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, अपना बस जितना प्रोडक्शन किया अपने लिए, मार्केट में कुछ नहीं बेचना, अपने निर्वाह के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। अब क्या था कि अपना खाने के बाद जो बचता था उसको हम मार्केट में बेच सकते थे। मार्केट में ले आके अपने उसको बेचने लगे, क्रॉप्स को, उसको बोलते हैं अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, जिससे हमें फायदा हुआ। सेकेंड है मेंटेन बफर स्टॉक। गवर्नमेंट बफर स्टॉक मेंटेन करने लगी। बफर स्टॉक ये होता है कि जब कोई नेचुरल कैलेमिटीज आता है, बाढ़, सूखा, तो देखा है आपने, अभी देखो, अभी न्यूज में चल रहा होगा, कई जगहों पे बाढ़ आया हुआ है, पता नहीं कौन से, असम, गुजरात। तो वहां पे लोगों को क्या होती है, दिक्कतें होती हैं, खाने की दिक्कतें। तो वहां से बफर स्टॉक से क्रॉप्स जो होती है, मतलब जो फसल होती है, जो धान गेहूं होता है, वो निकाल के उनको दिया जाता है वहां से, ठीक है। बफर स्टॉक नेचुरल कैलेमिटीज में, आपदाओं में काम आती है, प्राकृतिक आपदाओं में। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, इससे लो इनकम ग्रुप्स को फायदा हुआ, क्योंकि वो अपना जो क्रॉप्स था वो मार्केट में जाके बेचने लगे, तो फायदा तो ऑब्वियसली बात होगी। अब मेरिट्स देख लिया, अब डिमेरिट्स पे आ जाते हैं। लिमिटेड क्रॉप्स और एरिया। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन चला था, जो HIV सीड्स का जो यूज था, वो लिमिटेड क्रॉप के लिए था, वीट और राइस के लिए था, और एरिया भी लिमिटेड था, क्योंकि शुरुआत में ये बहुत स्टेट्स में नहीं फैला था। हाँ धीरे धीरे फैला, लेकिन शुरुआत में तो नहीं फैला था ना। रिस्क ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का रिस्क था, हमें 3-4 बार डालना पड़ता था। और ये भी था कि कहीं अगर पेस्टिसाइड्स डालने से फसल खराब हो गई, फिर लॉस कौन सहेगा? सारा लॉस तो टेनेंट्स को ही, किसान को ही सहना पड़ता था। रिस्क ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, देखो मान लो किसी की फसल अच्छी हो गई, किसी की खराब हो गई, तो इनकम इनइक्वालिटी तो आएगा ना, एक ज्यादा बेच पाएगा और एक बेच नहीं पाएगा, तो इससे इनकम इनइक्वालिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा होता है एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म। अब चलते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। तो अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश के लिए इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड होता है। जब इंडस्ट्री ठीक नहीं रहेगा तो फाइनल गुड कैसे तैयार करोगे? तो देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या हुआ था, ताकि हम इसको फिर से खड़ा कर सकें। IPR आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, फर्स्ट टाइम आया था इंडिया में 1948 में, और ये अनसक्सेसफुल हुआ था कुछ रीजंस की वजह से। सेकेंड टाइम ये आया था इंडिया में 1956 में, और ये सक्सेसफुल रहा था। देखो, IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ध्यान रखना 5 नंबर में आता है ये, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ध्यान से नोट्स बनाते जाना साथ साथ आप लोग, ठीक है, ताकि आपको फिर बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो।
इसमें 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स आते हैं, 3 चीजें आती हैं। पहला था 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को 3 भागों में बांट दिया गया था, अभी आगे पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लाया गया था इंडस्ट्री के लिए। और इंडस्ट्रियल शॉप यानी कंसेशन, कुछ जगहों में कंसेशन दिया गया था। तो शुरू करें। अब बात करते हैं पहले अपना 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसमें क्या हुआ था, 3 शेड्यूल डिवाइड किए गए थे, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। तो पहले शेड्यूल ए की बात करते हैं। शेड्यूल ए, इट कंप्राइजेस 17 इंडस्ट्रीज। इसमें 17 इंडस्ट्रीज आती थी शेड्यूल ए में। ऑल इंडस्ट्रीज आर एक्सक्लूसिवली ऑन्ड बाय स्टेट। और ये जो 17 इंडस्ट्रीज थे वो केवल और केवल स्टेट का राज था, इस पे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर था, ठीक है। और इसमें क्या क्या इंडस्ट्रीज थी, एयरक्राफ्ट, रेलवे, शिपिंग, ये सब आता था शेड्यूल ए में। इसको ए में रखा गया, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी। अब शेड्यूल बी देखो, इट कंप्राइजेस 12 इंडस्ट्रीज। इसके अंदर 12 इंडस्ट्री को रखा गया। इट इज ऑन्ड बाय बोथ स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर। और ये प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ही था, दोनों पर इनका अधिकार होता था। इनमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी ये देख लेते हैं एक बार। एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारा जो काम था वो स्टेट और प्राइवेट दोनों देखते थे। अब आते हैं शेड्यूल सी की बात अगर करें तो इसमें क्या था कि इट कंसिस्टेड रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच आर ऑन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। शेड्यूल ए और शेड्यूल बी को छोड़ के जितने इंडस्ट्रीज बच गए थे, रिमेनिंग इंडस्ट्रीज जो थे वो किसके अंडर था, प्राइवेट सेक्टर ऑन करती थी उसको, प्राइवेट सेक्टर के अंडर था। अब देखो, अब आता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या था, इट इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल यूनिट। ये एक रिटर्न परमिशन था गवर्नमेंट की तरफ से, किसको, प्रोड्यूसर्स को, फॉर प्रोड्यूसिंग एन इंडस्ट्रियल यूनिट। अगर आपको अपना इंडस्ट्री खड़ा करना है तो आपको गवर्नमेंट से एक रिटर्न परमिशन लेना होगा, उसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंस, ताकि आप अपनी इंडस्ट्री को रन कर सकें। देखो, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, एक एक्ट आया था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1951। इसके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से लाइसेंस किस किस चीज के लिए चाहिए था वो देखो। पहला, सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। अगर आपको कोई नई इंडस्ट्री खोलनी है, मार्केट में लानी है, उसके लिए लाइसेंस चाहिए था। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर कोई प्रोडक्ट पहले से आपने उसका कोई साइन बना रखा है, उसको अगर आपको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, उसको बदलवाना चाहते हैं, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत थी। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, अगर कोई इंडस्ट्री आपने खड़ी कर रखी है और उसको आप एक्सपेंड करना चाहते हो, सेकेंड यूनिट उसका खोलना चाहते हो, ब्रांच खोलना चाहते हो, उसके लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत थी। अब देखो, एक बात आती है कि 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन में क्यों रखा गया। अब देखो, 3 शेड्यूल में क्यों डिवाइड किया गया इंडस्ट्रीज को। देखो, होता क्या है, किसी भी देश में अगर सारा इंडस्ट्रीज स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी तो फिर सारे लोग क्या करेंगे, कुछ तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी होना चाहिए ताकि वो भी रन करे। वैसे ही अगर सारा जो इंडस्ट्री है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देंगे तो वो लोगों की भलाई नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं। उनको आम लोगों से कोई नहीं होता दया वया, कुछ नहीं, हमें तो अपना प्रॉफिट देखना है, उनका ये नारा होता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या होता है, उसको अपनी जनता को देखना होता है, अपने लोगों को देखना होता है। इसलिए कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए रखी गई, कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट स्टेट दोनों के लिए रखी गई, और कुछ जो इंडस्ट्रीज थी वो ओनली फॉर इसके लिए रखी गई। किसके लिए? स्टेट के लिए, जो कि स्टेट के अंडर में आ सकती थी, बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड पॉइंट, यानी कि इंडस्ट्रियल शॉप कंसेशन, जिसका मतलब होता है शॉप का मतलब। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इट वाज गिवन फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरियाज ऑफ द कंट्री, कंसेशंस वर फॉलोइंग। ये देखिए, ये जो ऐसा देश का ऐसा हिस्सा जो कि बहुत ही पिछड़ा, बहुत ही पीछे था, वैसे एरियाज में इसको एस्टेब्लिश करने के लिए कंसेशन दिया गया था, छूट दी गई थी। तो इसमें क्या था, टैक्स हॉलिडे, सब्सिडाइज पावर सप्लाई। टैक्स हॉलिडे मतलब आपने कोई बैकवर्ड कंट्री के बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाई है, वहां पे आपको गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, आप शुरू के 5 साल आप टैक्स मत दीजिएगा हमें, उसके बाद से देंगे। ठीक है। सेकंड था सब्सिडाइज पावर सप्लाई, मतलब जो आपको बिजली मिलेगी वो और जगहों के मुकाबले कम रेट पे मिलेगी। जैसे और 10 रुपए है तो आपको 5 रुपए, 6 रुपए या 7 रुपए मिलेगी, ऐसे। ठीक है। इसी के अंदर आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, SSI। ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1955 में हुआ था, बाय रिकमेंडेशन ऑफ कार्ब कमेटी। कार्ब कमेटी ने सुझाव दिया था कि आप इसको खोलिए,
लाई SSI को। जो 1955 के वक्त इसको कैपिटल चाहिए था, पैसा चाहिए था खोलने के लिए, इन्वेस्टमेंट वो चाहिए था 5 लाख। करेंटली अभी के टाइम पे इसको खोलने के लिए चाहिए 1 करोड़। ध्यान रखना। बेनिफिट ऑफ SSI, इसके एडवांटेज क्या थे, मेरिट्स क्या थे लगाने के। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय लेबर इंटेंसिव। देखिए कहीं भी आप पिछड़े देश के पिछड़े एरियाज में आप लगाएंगे SSI लाएंगे तो आपको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जो लोग काम पे नहीं लगे हुए वो काम पे आएंगे लेबर इंटेंसिव से, मशीन से नहीं। मशीन से तो फिर वही बात हो गई कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं होगा। लेबर इंटेंसिव से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोग आके काम करेंगे वहाँ पे। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसा होता है कि आप एक ही जगह पे नहीं चाहे तो आप दूसरी जगह पे भी जाके उसको लगा सकते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो होती नहीं कि यहाँ पे फिट कर दिया तो यहाँ से हट ही नहीं सकते जी, दूसरी जगह भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है। शुरुआती दौर में इसके लिए हमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़्यादा कोई 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ नहीं चाहिए, छोटा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए। वैसे 1 करोड़ छोटा तो नहीं होता, लेकिन जो इतना कर सकता है इसके लिए तो छोटा ही है भाई, ठीक है। तो 1 करोड़ चाहिए था। ये हो गए हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गया है वैसे। अब बात करते हैं कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में पब्लिक सेक्टर ने कैसे संभाला है इसको, ठीक है, इसको क्या क्या रोल निभाए इसने। पहला है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास शॉर्टेज था कैपिटल का, उतना ज्यादा पैसा था नहीं कि वो इंडस्ट्री खड़ा कर सके अपना, तो उस वक्त ही गवर्नमेंट ने सब संभाला था। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। मान लो अगर इनके पास आ भी गया पैसा तो इंडियन मार्केट इतना बड़ा था नहीं कि अपने नए नए प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सके, बिग प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सके। थर्ड है ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर। पब्लिक सेक्टर का क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का ये तो रोल होता है कि सोशल वेलफेयर करे, लोगों की भलाई करे। प्राइवेट सेक्टर जो होती है खुद का मोटिव क्या होता है उनका, प्रॉफिट, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर को तो सोशल वेलफेयर देखना पड़ेगा ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म। लास्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स टू एंड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से भी जितना एक्सपोर्ट होता है इंपोर्ट होता है, और बाहर से जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इंडिया से बाहर जो सामान जाता है और बाहर से जो सामान इंडिया आता है उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। तो देखो इसके अंदर इसका एक मेन एलिमेंट क्या है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, जिसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या फिर ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं आपको अलग अलग नाम से, इसके 3 नाम है, मैंने लिख दिए। ये होता क्या है, इट रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिससे हम अपने इंपोर्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। बाहर से जो भी सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं, उसको ना मंगवा के वही सामान हम अपने कंट्री में ही बनाएंगे अपने रिसोर्सेज से, इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो इसके ये क्यों किया गया था, इसके एम क्या थे, इसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। फॉर अचीविंग प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज, बाहर का जो पैसा है वो हमारे पास इकट्ठा हो जाए ज्यादा मात्रा में ताकि हम उसका आगे यूज कर सकें। और सेकेंड है अचीविंग सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, खुद की कंट्री हमारी इतनी सेल्फ रिलायंट हो जाए ताकि हम दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहें, जैसा हमें ब्रिटिश सरकार छोड़ के गई थी। फीडर इकोनॉमी बना दिया था उन्होंने, हम खड़ा हुए हैं भाई, और आज खड़े हैं कि ज्यादा चीजों के लिए हमें दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, ठीक है। अब ये देखिए गवर्नमेंट में 2 पॉलिसीज बनाए ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके, सेल्फ रिलायंस अचीव कर सके, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लागू कर सके। पहला था टैरिफ, आपने नाम सुना होगा टैरिफ और कोटा। टैरिफ क्या होता है, टैरिफ रेफर्स टू टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स पे जो भी टैक्सेस लगाया जाता है उसको बोलते हैं टैरिफ। एम क्या था, टू मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। जो इंपोर्टेड गुड्स था उसको ज्यादा से ज्यादा महंगा करना ताकि उसके जो यूज को है वो नीचे किया जा सके। मतलब बाहर से कोई सामान इंपोर्ट किया जाए, मानो कोई फोन है, 10,000 का फोन है, टैक्स लगा के 20,000 कर देगा, आप इसको खरीदोगे? बोलो ये तो मुझे दुगना पड़ रहा है, इतना तो कुछ इसमें है भी नहीं, लोग नहीं खरीदेंगे। इससे क्या होगा, घर की चीजें खरीदोगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हुआ है वो खरीदोगे। कोटा, इट इज अ नॉन टैरिफ बैरियर, इट इज इम्पोज्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। ये एक नॉन टैरिफ बैरियर होता है, मतलब टैरिफ नहीं होता है। कोटा होता है, ये इम्पोज किया जाता है क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। मान लो यहाँ से कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम चीजें, तो जैसे 100 उसका क्वांटिटी हमें 100 है, 100 करना है, 100 कोई भी 100 यूनिट, 100 यूनिट। अब गवर्नमेंट नहीं बोले आप 20 यूनिट कर सकते हो, तो ये क्या हुआ, कोटा लगाया जाता है। बाहर से कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं हम, क्या हुआ, वो बोलते नहीं आप सिर्फ 10 यूनिट कर सकते हो इंपोर्ट, ये भी हुआ क्या, कोटा। ये सब बचाने के लिए किया गया था।
तो जी यहाँ पे हमारा होता है सेकंड चैप्टर खत्म। मुबारक हो आपको, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, हंसते रहिए, बाय बाय।